नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जो आपके सामने लिखा हुआ है, जिसे आप जानते हो ग्रास होपर, जिसे आप टिड्डा कहते हो। और टिड्डे का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, वो किसी भी किसान से पूछेंगे तो वो आपको समझा देगा कि जब इसका प्रकोप होता है तो कितने बड़े लेवल पे होता है। पूरा का पूरा समूह आता है, 5-7 मिनट भी अगर किसी खेत पर टिक गया तो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। इसीलिए इसका एग्रीकल्चर में अपने आप से एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और 12वीं वाले विद्यार्थियों के लिए तो एक पूरा टॉपिक दे रखा है, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्वियस बात है हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो जेट का हो, आईसीआर हो, सीयूटी हो या और भी कोई एग्रीकल्चर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो हर लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ग्रास होपर टिड्डा। जब हम किसी भी एनिमल की या किसी भी पशु की या किसी भी कीट की अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक होता है। तो आप ये जानते होंगे कि हर जो कीट है उसका संघ फिक्स होता है, उसका संघ होता है मित्रों आर्थ्रोपोडा, ये आप जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, ग्रास होपर टिड्डा का संघ भी क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि जब हम जंतु वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं जो दो नामों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट नाम तो इसका वंश होता है, सेकंड नाम इसकी जाति होती है। तो अगर आपसे टिड्डे का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछे तो उसका नाम है हीरोग्लाइफस बेनियान। ये याद रखिएगा आप, हीरोग्लाइफस बेनियान टिड्डा का जंतु वैज्ञानिक नाम है, जिसमें जो फर्स्ट नाम है हीरोग्लाइफस ये उसका वंश है, और बेनियान जो है वो उसकी जाति है। इसको द्विनाम पद्धति बोलते हैं, जो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने दी थी, जिसमें हर शब्द का, हर फसल का, कीट का, किसी भी जंतु का दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम हमेशा वंश का होता है, सेकंड नाम हमेशा जाति का होता है। तो इसका जो टिड्डे का जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा हो गया, और इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है हीरोग्लाइफस बेनियन। ठीक है, आगे देखते हैं। टिड्डे की जब हम बात करें, जो इसका नुकसान होता है वो मुखांग से होता है। तो इसके जो मुखांग होते हैं अगर वो आपसे पूछें तो इसके मुखांग किस तरह के होते हैं, काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। बाइटिंग एंड फिंगिंग टाइप के इसके मुखांग होते हैं। ये सर्वव्यापी कीट है। सर्वव्यापी कीट का मतलब है पूरे विश्व में पाया जाता है, सर्वत्र व्याप्त होता है। ऐसा कीट है जिसका एक ही कोई एरिया नहीं होता है, ये सब जगह फैला हुआ होता है, इसीलिए इसे सर्वव्यापी कीट कहा जाता है। वैसे तो टिड्डा जो है वो सारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो रबी की हो चाहे वो खरीफ की हो। लेकिन सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि टिड्डे का जो नुकसान होता है वो मुख्य रूप से खरीफ की फसल के ऊपर होता है, इसीलिए इसे खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि टिड्डा मुख्य रूप से किस तरह की फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसका आंसर होगा खरीफ की फसलें, इसीलिए इसे खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है। इसका जो बाह्यकम कंकाल होता है, बाह्य कंकाल, वो काइटिन का बना होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। टिड्डे का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो आपका आंसर होगा टिड्डे का बाह्य कंकाल बना होता है किसका, काइटिन का बना होता है। तो इसके मुखांग जो काटने और चबाने वाले होते हैं, ये एक सर्वव्यापी कीट है, और इसके खरीफ का टिड्डा भी कहा जाता है क्योंकि मुख्य रूप से खरीफ की फसलों पर नुकसान पहुंचाता है। इसका बाह्यतम कंकाल जो होता है वो काइटिन का बना होता है। आगे देखिएगा, जब हम इसकी बाह्यतम संरचना की बात करते हैं, ये आपको ध्यान होगा, किसी भी आप इंसेक्ट की बात करते हो, किसी भी कीट की बात करते हैं, तो उसका जो प्रमुख कैरेक्टर होता है, प्रमुख गुण होता है, वो यही होता है कि उसका शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है। वो 3 खंड कौन कौन से हैं, सर, वक्ष और उदर, हेड, थोरेक्स और एब्डोमन। इन 3 खंडों से मिलकर इसका शरीर बना होता है। टिड्डे की बाह्यतम संरचना की जब आप बात कर रहे हो तो इसका जो पूरा शरीर है वो 3 भागों में बटा हुआ होता है, सर, वक्ष और उदर, जिन्हें हेड, थोरेक्स और एब्डोमन कहा जाता है। आगे देखिएगा, जब हम सर की बात करते हैं, सर का जो जो सबसे पहला वाला भाग है उसके ऊपर याद रखिएगा एक जोड़ी संगिका पाई जाती है जिसे एंटीना कहा जाता है। एक जोड़ी संगिका पाई जाती है जिसे एंटीना कहा जाता है, और एक जोड़ी इसके ऊपर संयुक्त नेत्र उपस्थित होते हैं। तो अगर आपसे पूछें
कि टिड्डे के सर पर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, तो आपका आंसर 2 होगा। पहला, उसके सर पर एक जोड़ी एंटीना पाए जाते हैं जिससे संगिका कहा जाता है। दूसरा, उसके ऊपर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। अब देखिएगा, इसका जो मुख का प्रकार होता है वो इस तरह का होता है। इसका मुख का प्रकार जो होता है वो हाइपोग्नेथस तरह का होता है, मतलब इसका मुख थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हाइपो का मतलब नीचे झुका हुआ होता है, तो इसके मुख का प्रकार पूछे आपसे तो याद रखिएगा, टिड्डे के मुख का जो प्रकार होता है वो होता है हाइपोग्नेथस। इसका मतलब होता है सर से मुख थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जिसे बोलते हैं हाइपोग्नेथस अवस्था। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम सर के बाद दूसरा जो शरीर का जो दूसरा पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, वक्ष बोलते हैं, वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। उसे अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष कहा जाता है। अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष कहा जाता है। अब यदि आप कीट के बारे में थोड़ा सा भी जानते हैं तो आपको ध्यान होगा, कीटों का जो प्रमुख गुण होता है 3 खंडों में बटा हुआ होता है, वो सही बात है। उसके अलावा उसमें 3 जोड़ी पांव पाए जाते हैं और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये किसी भी कीट का एक मुख्य गुण में से एक गुण होता है कि इसमें 3 जोड़ी पांव पाए जाते हैं और 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। तो चूंकि पांव 3 जोड़ी हैं तो वो तीनों जोड़ी पांव एक एक खंड में उपस्थित होंगे। अग्रवक्ष में 1 खंड, मध्य वक्ष में 1 खंड और इसके अंदर भी 1 जोड़ी। इस तरह से कुल 3 जोड़ी इसके अंदर पांव पाए जाते हैं और जो पंखों की जोड़ी है वो दोनों जोड़ी मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष के अंदर होती है। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछें कि जो 3 जोड़ी पांव होते हैं वो 3 जोड़ी पांव किस किस खंड में होते हैं, तो अग्रवक्ष, मध्य वक्ष और पश्चिम वक्ष। वक्ष के अंदर आपको पंख पूछे तो वो 2 जोड़ी होते हैं, मध्य वक्ष में होते हैं और पश्चिम वक्ष में होते हैं। इस तरह से यह वक्ष की पूरी संरचना आपके सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम पांवों की बात कर ही रहे हैं तो जो टिड्डे के पांव होते हैं, टिड्डे का जो पांव है जो कूदने वाले पांव होते हैं, अगर आपने सुना होगा टिड्डे के जो पांव होते हैं वो जंप करने वाले होते हैं, कूदने वाले पांव होते हैं। तो उसका जो पांव है इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, टिड्डे का पांव कितने भागों में बटा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस तरह से देखना चाहें, टिड्डे का जो पांव होता है वो इस तरह से अगर आपसे बोले तो वो 5 खंडों में बटा हुआ होता है। तो उन 5 खंडों के जो नाम है वो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। वो नाम देखिएगा, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। अगर आपसे पूछे कि टिड्डे के पांव के 5 नाम जो होते हैं, 5 भागों के नाम बताइए, तो वो सामने लिखे हुए हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। और इसके जो पांव होते हैं वो किस तरह के होते हैं, कूदने वाले पांव होते हैं, जंपिंग वाले पांव होते हैं, जिससे वो जंप कर सकता है, कूदने वाले पांव। ठीक है, तो टिड्डे का जो पांव होता है वो 5 भागों में बटा होता है, उसके पांव जो होते हैं वो कूदने वाले होते हैं। सिर की बात हो गई, वक्ष की बात हो गई। अब हम उदर की बात करें। उदर का जो पार्ट होता है वो कुल मिला के 11 खंडों से बना होता है। सर, वक्ष और उदर। उदर की जब हम बात करें तो उदर कुल 11 खंडों से बना होता है और इन 11 जोड़ों के अंदर अगर आपसे पूछें श्वसन छिद्र कितने होते हैं, तो आप याद रखिएगा इसके पूरे टिड्डे के अंदर कुल श्वसन छिद्र जो होते हैं वो 10 होते हैं। 10 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं और उसमें 10 में से 8 जोड़ी श्वसन छिद्र सीधे सिर्फ और सिर्फ उदर के अंदर पाए जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि टिड्डे के पूरे शरीर के अंदर कुल श्वसन छिद्र की संख्या कितनी होती है, 10। उन 10 में से 8 जो छिद्र होते हैं, जो 8 जोड़ी श्वसन छिद्र होते हैं वो उदर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से आपको सिर का पता लगा, वक्ष का पता लगा और उदर का पता लगा। ये पूरी टिड्डे की बाह्यतम संरचना थी। नेक्स्ट देखिएगा, टिड्डे की अभी हमने जो बात करी थी, टिड्डे के जो मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। तो उस पर एक प्रश्न बनता है कि जो मुखांग है काटने और चबाने वाले, उसके भाग कितने होते हैं, कितने भागों में बटे हुए होते हैं। तो जिस तरह से टिड्डे का पांव 5 भागों में बटा होता है, उसी तरह से टिड्डे के जो मुखांग होते हैं उसके भी 5 भाग होते हैं। वो नाम देखिएगा, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिलरी और हाइपोफेरिंक्स। ये 5 नाम होते हैं, आप याद रखिएगा। 5 पांव के नाम थे, 5 है मुखांग के नाम, इसके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, लेब्रम, लेबियम,
उसके आगे लिखा हुआ है मैंडिबल, फिर मैक्सिली और लास्ट में लिखा हुआ हाइपोफेरिंक्स। ये नाम आपको पता होना चाहिए। अब इन 5 नामों के ऊपर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा। लेब्रम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लेब्रम को ऊपरी होंठ कहा जाता है। ये याद रखिएगा, लेब्रम को ऊपरी होंठ कहा जाता है। लेबियम इसके साथ में इसीलिए लिखा है कि आप समझ पाओ, लेबियम को निचला होंठ कहा जाता है। याद रखिएगा, लेब्रम को बोलते हैं ऊपरी होंठ, लेबियम को बोलते हैं निचला होंठ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट संरचना इसके अंदर होती है जिसे बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। ये जबान की तरह व्यवहार करता है, जो टंग होती है उसकी तरह ये व्यवहार करता है, टंग। तो अगर आपसे पूछें कि टिड्डे की टंग या टिड्डे की जबान किस मुखांग के किस भाग को कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा हाइपोफेरिंक्स। अब ये देखिए, लेब्रम, लेबियम और हाइपोफेरिंक्स हमने पढ़ लिया। अब 2 चीजें बचती हैं, वो 2 चीजें हैं मैंडिबल्स और मैक्सिली। आपको मैंने बताया कि जो इसके मुखांग होते हैं वो काटने और चबाने वाले होते हैं। तो काटने और चबाने का जो मुख्य काम होता है वो मैंडिबल्स और मैक्सिली के द्वारा किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, टिड्डे के मुखांग काटने और चबाने वाले होते हैं और इसके 5 भाग होते हैं, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिलरी और हाइपोफेरिंक्स। लेब्रम को बोलते हैं ऊपरी होंठ, लेबियम को बोलते हैं निचला होंठ, मैंडिबल और मैक्सिलरी का काम होता है काटना और चबाना, हाइपोफेरिंक्स एज अ जबान, एज अ टंग वहां व्यवहार करता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है टिड्डे के मुखांग के ऊपर। आगे देखिएगा, जीवन चक्र की जब हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कायांतरण के बारे में। कायांतरण 2 तरह का होता है, एक पूर्ण कायांतरण होता है और एक अपूर्ण कायांतरण होता है। अगर थोड़ा सा देखें तो अगर मैं आपको बताऊं, कायांतरण ये 2 तरह का होता है। एक होता है पूर्ण कायांतरण, एक होता है अपूर्ण कायांतरण। पूर्ण कायांतरण वो होता है, अगर आपने टिड्डे किसी भी कीट की जीवन अवस्थाओं के नाम सुने होंगे तो वो इस तरह से होती, देखिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। ये आप जानते होंगे, अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। जिसके जीवन चक्र में ये चारों अवस्थाएं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है पूर्ण कायांतरण। ये याद रखिएगा, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, इन चारों अवस्थाएं जब किसी भी कीट के अंदर उपस्थित होती है तो उसे हम बोलते हैं पूर्ण कायांतरण। इन चारों में से कोई सी भी एक अवस्था नहीं है, कोई सी भी एक अवस्था नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हो, टिड्डे के अंदर जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। वो 3 अवस्थाएं हैं अंडा, शिशु और प्रौढ़। और आपको बताया गया था कि पूर्ण कायांतरण के अंदर 4 अवस्थाएं होती है, 3 अवस्थाएं जिससे होती है उसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण कायांतरण। तो याद रखिएगा, टिड्डे के अंदर किस तरह का कायांतरण पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा अपूर्ण कायांतरण। और अगर आपसे पूछ लें कि टिड्डे के जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, तो उसका आंसर भी यही है, जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं मिलती हैं। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? अंडा, शिशु और प्रौढ़। इसका मतलब है इसमें लार्वा अवस्था उपस्थित नहीं होती है, ये याद रखिएगा आप। तो टिड्डे का जीवन चक्र का जो कायांतरण होता है वो अपूर्ण तरह का होता है। उसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, अंडा, शिशु और प्रौढ़। नेक्स्ट देखिएगा, टिड्डे का कृषि में क्या महत्व है। अगर आपसे ऐसा पूछें कि एग्रीकल्चर में टिड्डे का क्या इंपॉर्टेंस है, तो याद रखिएगा, टिड्डे का जो पहला इंपॉर्टेंस होता है वो लिखा हुआ है, मृदा की उर्वरकता बनाने में सहायक होता है। मृदा की उर्वरकता बनाने में सहायक होता है। अब ये मृदा की उर्वरकता कैसे बढ़ाता है, तो देखिएगा, जब टिड्डे की मृत्यु हो जाती है, टिड्डा जब मर जाता है, तो जब जमीन में ये गल जाता है, भूमि में मिक्स हो जाता है, तो टिड्डे से भूमि को नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि टिड्डा भूमि की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक है, क्योंकि नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है जो आप लोग भलीभांति परिचित हैं। दूसरा, ये परभक्षियों के भोजन के रूप में काम आता है। किसी खेत में अगर टिड्डे के दल बहुत ज्यादा है तो आपने देखा होगा, मैना, बगुला, ये जो जीव होते हैं ये उनके भोजन के रूप में काम आता है। तो हम बोल सकते हैं कि टिड्डा परभक्षियों के भोजन के रूप में भी काम आता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो कुछ
विदेश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे टिड्डे को भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अपने इंडिया में तो इतना नहीं होता है, लेकिन कई बाहर ऐसे देश है जहाँ पे टिड्डे की अलग अलग डिशें बनती हैं, अलग अलग तरीके से व्यंजन बनाए जाते हैं, तो टिड्डा वहां पर भोजन के रूप में भी काम आता है। तो अगर आपसे पूछें कि टिड्डे का क्या इंपॉर्टेंस है, तो टिड्डे के ये तीनों इंपॉर्टेंस है। मृदा की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होता है, परभक्षियों के भोजन के रूप में सहायक होता है, और भोजन के रूप में सहायक होता है, भोजन के रूप में भी काम आता है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टिड्डे के सारे एस्पेक्ट को कवर करने की ट्राई करी है। ये हो सकता है कि एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से आए, इस तरह से हमने इस वीडियो को तैयार किया है। आशा करता है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियो आने वाले हैं, चाहे वो कृषि रसायन के हो, कृषि जीव विज्ञान के हो, कृषि के हो, या कोई प्रश्नोत्तरी हो, उन सब के वीडियो के लिंक आपको रेगुलर मिलते रहे। बने रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। नमस्कार।